हेलो स्टूडेंट्स, ये अपना सॉलिड स्टेट का लास्ट वीडियो है। इसमें हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अपने एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल तो है, लेकिन न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट केवल थियोरेटिकल फॉर्म में गिवन है। स्पेशली जो हम लोगों ने मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। और आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। और देखो जरा इसमें है क्या। एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ द फार्मूला Ni, यहाँ पर 0.98O दिया गया है। अब यहाँ पर निकल ऑक्साइड की जगह पर 0.98 की जगह पर 9694 ऐसा कुछ भी कोई फिगर ले लेते हैं लोग, या कभी कभी NiO के प्लेस पर FeO को ले लेते हैं, क्योंकि निकल ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डेवलप होता है, नॉन स्टैकोमेट्रिक वाला। अब इसमें क्वेश्चन क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+। आपको पता है कि जितने कैटायन का नंबर कम होता है, उसी रेशियो में दूसरे जो कैटायन हैं वो अपनी वैलेंसी को +2 से +3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि पूरा का पूरा क्रिस्टल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन हमारे क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये आपका न्यूमेरिकल है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है। आप लोग इसको ध्यान से आप देखना। हम लोग क्या करते हैं कि इसको सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने ये मान लिया कि Ni2+ ये जो है x रेशियो इसका x है, तो टोटल 0.98 है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को रिप्लेस करने के बेसिस पर 100 से कंपेयर कर लेते हैं। मतलब 100 अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो निकल का आयन जो है 98 है। तो अगर हम Ni2+ को x मान लेते हैं, तो जो हमारे पास Ni3+ का केस आएगा, आपको दिख रहा है कि ये 98 - x आ जाएगा। ये इसकी कंडीशन बनेगी, क्योंकि 98 तो नंबर कुल है। देखो 100 के रिस्पेक्ट में हम मान रहे हैं कि 100 अगर ऑक्सीजन का आयन है, ऑक्साइड आयन है, तो 98 हमारे पास निकल आयन है। अब इसमें से कुछ निकल आयन ऐसे हैं जो 2+ वाले हैं, कुछ 3+ वाले हैं। क्वेश्चन यही है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni3+ आयन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आपने निकल आयन को डबल प्लस वाले को x मान लिया, तो ट्रिपल प्लस वाला टोटल 98 है, तो आपने 98 - x कर लिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए, ये जो 2+ चार्ज वाले हमारे पास निकल आयन है, इनका हमने नंबर क्या माना है, x मान लिया है। प्लस 3+ चार्ज वाले हमारे पास जो निकल आयन है, इनका नंबर हमने क्या माना है, 98 - x हमने मान लिया है। और चूंकि पूरा का पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो 100 ऑक्साइड आयन के ऊपर, एक ऑक्साइड आयन के ऊपर 2 माइनस होंगे, क्योंकि देखा जाए जैसे O- होता है। तो अगर एक ऑक्साइड आयन के ऊपर 2 माइनस हैं, तो 100 ऑक्साइड के ऊपर 200 आयन होंगे, तो 200 + 200 - पूरा क्रिस्टल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इक्वल टू 200 हम यहाँ पर ले लेंगे। 200 कहाँ से आया, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को 100 माना है, तो निकल का हमारा जो नंबर है 0.98 है, तो ये भी 98 हो जाएगा। तो 98 में से x मैंने निकल 2+ को मान लिया है, और Ni3+ को 98 - x मान लिया है। तो ये हमारा एक सिंपल सा रिलेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर 2x, ये प्लस और ये प्लस, ये वैल्यू देखो प्लस में आ जाएगी। यहाँ पर 3 8 जा 24 और 27, तो ये 29 आ जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए प्लस और ये माइनस है, तो -3x = 200। आपको देखने से कि ये 2x+ है और ये माइनस है, तो -x आ जाएगा। और इक्वल टू ये 200 है और ये प्लस वाली वैल्यू इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए 200 - 294, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो -x = -94 आ जाएगा। x = हमारे पास 94, ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा। और आपको पता है x हमने किसको माना था, Ni2+ को। तो Ni2+ आयन का जो नंबर है यहाँ पर देखा जाए ये 94 आ गया। तो अब इसमें Ni3+ आयन का नंबर अगर अपने को निकालना पड़ेगा, ऐसे केस में देखो 98 टोटल थे, 98 2+ वाले कितने हैं, 94 हैं। तो 94 को माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये देखा जाए 4 आ जाएगा। मतलब क्या रहा, ये Ni3+ Ni2+ देखा जाए ये 94 है, और Ni3+ हमारे पास क्या है,
Na3 प्लस हमारे पास देखा जाए ये 4 है। तो ये तो हमारा एक व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द निकेल एग्जिस्ट एज Na2 प्लस एंड Na3 प्लस आयन। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आएगा तो पूरे 2 नंबर में आएगा। कभी कभी क्या होता है, परसेंटेज की तरफ भी बढ़ना पड़ सकता है कि आपको व्हाट परसेंटेज ऑफ Na2 प्लस Na3 प्लस पर क्वेश्चन आ जाए कि कितने परसेंट Na2 प्लस अवेलेबल है और कितने परसेंट Na3 प्लस अवेलेबल है। तो अगर हम Na2 प्लस का परसेंटेज निकालना चाहेंगे, यहाँ पर देखा जाए Na2 प्लस है तो 94 और टोटल वैल्यू है 98, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे। और यही सेम कंडीशन अगर हम Na3 प्लस पर परसेंटेज निकालना चाहेंगे, Na3 प्लस का नंबर देखो है 4, टोटल वैल्यू है 98 और 100 के रेशियो में हमें रिजल्ट चाहिए। बस अपने पास ये जो कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन अपना देखा जाए इसका आंसर बन करके निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए ज़्यादा कोई डेविएशन तो स्पेशली इसमें बनता नहीं। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स से 96% बन जाएगा। तो ये आपको देखने से लगा कि 100% में इसको डिवाइड करना चाहिए, 4% हमारा बन जाएगा। तो ये अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो भी आप उसके परसेंटेज पर भी जा सकते हो कि कैसे हमें परसेंटेज निकालना है। तो ध्यान देना, ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए कराया क्योंकि अपने एनसीईआरटी में इसका इन्होंने कोई सोल्यूशन या कुछ इससे पहले से कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे रखा है। तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, आप देख लो अच्छी तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि Na के प्लेस पर Fe आ जाए, 0.98 की जगह पे 92 आ जाए, 93 आ जाए, 94 आ जाए, ऐसे कुछ फिगर दे देते हैं। या Na के केस में भी ये वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कंसीडर होते हैं। तो हमने 2 प्लस वाले को x माना है, 3 प्लस वाले को 19 - 6 माना है। इस तरह से हम लोगों ने दोनों के अलग अलग 98 में क्या क्या रेशियो वो निकाल दिया। परसेंटेज निकालने के लिए हम ये तरीका अप्लाई कर लेंगे तो आपके सामने ये रेशियो निकल के आ जाएगा। बस आपको इसको इस तरह से समझना है। अब हम इसके लास्ट टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, लास्ट टॉपिक पर आते हैं जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाली टॉपिक है। जरा उसकी तरफ हम मूव करें। ये अपने सॉलिड स्टेट का लास्ट है और अपना सॉलिड स्टेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। बस आप लोगों को अच्छे से इसको वीडियोस को देखने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई डाउट्स आए तो आपको कमेंट में कमेंट करने हैं, और कोई दिक्कत आए और टेलीग्राम ग्रुप पर आप इसको ग्रुप से जुड़ करके आप लोग नोट्स और ये सब आप लोग मिलते रहेंगे आप लोगों को। अभी तो मैंने सॉलिड स्टेट का कंप्लीट नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है, आप लोग उससे सॉलिड स्टेट के नोट्स प्रिपेयर करिए, कंप्लीट करिए और आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब हम आगे आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखा जाए सॉलिड स्टेट के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आता क्यों है। जैसे देखा जाए आप सबको पता है कि सॉलिड जो भी होंगे, सॉलिड हो चाहे आपके लिक्विड हो, चाहे कोई कंपाउंड हो, चाहे एलिमेंट हो, सब बने किसके होते हैं, एटम के। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पिन करते हैं। जैसे देखा जाए, एक तो देखा जाए इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस ऑर्डर में होती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन देखा जाए पूरा न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन शो करता है, और दूसरे नंबर पे देखा जाए इलेक्ट्रॉन अपने ओन एक्सिस पर भी देखा जाए ये मोशन शो करता है, मतलब अपने एक्सिस पर भी ये रोटेट करता रहता है। ऐसे जैसे क्रिकेट की जो बॉल होती हैं, आपने देखा होगा जब उसको यानी बॉलर फेंकता है तो एक तो देखा जाए आगे डिस्टेंस कवर करती है और एक देखो ऐसे एक्सिस पर घूमती रहती, घूमती घूमती आगे निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन का देखा जाए एक तो एक्सियल मूवमेंट होता है, अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में भी साइकिलिंग करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो इस इफेक्ट की वजह से इस दोनों जो आपके रोटेशन है, इसी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर क्रिएट होता है। आप यहाँ ध्यान रखना, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो ये जो क्लॉकवाइज स्पिन करने वाला इलेक्ट्रॉन है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा, और ये जो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाला इलेक्ट्रॉन है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा। रिजल्ट क्या होगा, दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, नेट रिजल्टेंट 0 आएगा। मतलब ये सिचुएशन कहीं बन रही है तो हमारा जो मटेरियल होगा वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। किसी किसी केस में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है,
किसी किसी में एक्स्ट्रा अरेंजमेंट आने लगते हैं, उसी का इम्पैक्ट होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक बिहेवियर हमारे सॉलिड स्टेट में क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, पहले नंबर पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट क्यों हुई, ध्यान रखना आप लोग, इलेक्ट्रॉन की स्पिन इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। आपको सबको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा, जैसा कि अपना मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट है, ये वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो उस रोटेशन का इफेक्ट आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट करेगा, चाहे वो सर्कुलर मोशन चाहे एक्सियल मोशन, उस मोशन का इफेक्ट होगा कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में या आयन में या सॉलिड में क्रिएट होनी है। ये ध्यान रखना आप लोग। सिचुएशन आपके सामने है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में स्पिन करते हैं, इसलिए एक दूसरे के मैग्नेटिक बिहेवियर को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट रिजल्टेंट ऐसे केस में जीरो निकल करके आता है। तो अब हम थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर, मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर हम लोग सब्सटेंस को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नाम आएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ आएगा। थोड़ा सा हम इसकी बात कर लें, बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। सबसे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंस देखो यहाँ पर, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, फर्स्ट पॉइंट, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस देखो नाम से क्लियर है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ये ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे सॉलिड्स हैं जो अगर मैग्नेटिक फील्ड में इनको ले जाया जाए तो वीकली रिपेल हो जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे सब्सटेंस विच वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहले से हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है मैग्नेट के हेल्प से या किसी और दूसरे तरीके से, तो अगर ऐसे फील्ड में हम ऐसे मटेरियल को ले जाएंगे तो वो क्या होगा, वीकली रिपेल हो जाएंगे। तो इस वजह से ऐसे मटेरियल को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ऐसे सब्सटेंस के अंदर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अगर आपको कहीं पर किसी आयन में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में अगर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नजर आ जाएं तो ऐसे केस में वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे और मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होंगे। आप लोग ये इसका ध्यान रखना। यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल हमारे सामने जो बन सकता है H2O, बेंजीन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इन सब में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब पेयर्ड होते हैं। ये सिचुएशन आयन में भी बन सकती है, मॉलिक्यूल में बन सकती है, कंपाउंड में बन सकती है, किसी में बन सकती है। बस ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है तो सिंपली बता सकते द सब्सटेंस विच वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायामैग्नेटिक मटेरियल। इस तरह से आप लोग इसको समझा सकते हो, क्लियर कर सकते हो। सेकंड नंबर पर देखा जाए हम लोग लेके चलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मटेरियल को लाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर तो रिपल्सन होता है डायामैग्नेटिक में, वीकली रिपेल होते हैं, लेकिन ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। द सब्सटेंस विच वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आप उनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम दोगे। इसमें काफ़ी एग्जाम्पल आयन भी आ सकते हैं, जैसे अगर हम Fe3+ आयन को ले सकते हैं, Ni2+ आयन को ले सकते हैं। O2 एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है जो अपनों के 11th क्लास से ही पता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाते समय जो एंटी बॉन्डिंग लेवल बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। तो जितने भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, या किसी भी आयन में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो आप ऐसे मॉलिक्यूल को, आयन को या हम कंपाउंड को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होंगे। ये ध्यान रखना। जैसे Fe3+ की बात करें, सबको पता है Fe का एग्जाम एटॉमिक नंबर 26 है। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे देखिए 1s2 2s2 2p6 3h2 3p6 4h2
एंड 3d6। ये Fe का कॉन्फ़िगरेशन है। अब चूंकि Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो आपको पता है कि अगर Fe 3 इलेक्ट्रॉन या d ऑर्बिटल d ब्लॉक मेंबर 3 इलेक्ट्रॉन अगर या जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो 4s से लूज होगा, फिर अगर और लूज करने की नीड होगी तो 3d का नंबर आएगा। यहाँ पर देखा जाए 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 4s 0 बन जाएगा, और 3d के अंदर देखा जाए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके दिखाने हैं, तो 2 तो यहाँ से लूज हो गए, एक अपना d से जाएगा तो 3d5, ये कंडीशन बनेगी। अब d वाले का अगर स्ट्रक्चर बना दिया जाए तुम्हारे सामने 1 2 3 4 5, तो 3d5 आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5। जब तक किसी भी एलिमेंट में या किसी आयन में इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले मिलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता। ये पता है, हुंस रूल है। तभी आपके सामने देखो हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमने 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 ऑर्बिटल में मैंने एंट्री कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन आपके सामने Fe3+ में अनपेयर्ड नजर आ रहे हैं। तो किसी भी आयन में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो ऐसे केस में आप इनको नाम देते हो, इनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का हम नाम देते हैं। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अब हम इसके आगे 3rd नंबर पर मूव करना चाहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ मूव करेंगे। ये भी बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल अपना है, बड़ा अच्छा इसका केस बनेगा। तो हम लोग 3rd नंबर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरफ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर देखा जाए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये भी एक तरह से कह सकते हो पैरामैग्नेटिक जैसे ही होते हैं, लेकिन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। और अगर हम नेट मैग्नेटिक इफेक्ट रिप्लेस कर दें, पूरा मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें, तो भी इनके अंदर एक वीकली मैग्नेट का नेचर अवेलेबल जरूर रहेगा। तो 3rd नंबर पर देखा जाए हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनको नाम देते हैं। मतलब ऐसे मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट किया है उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम हटा दें तो भी इनके अंदर नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट तो इनके पास रहेगा ही रहेगा। मतलब ये स्मॉल मैग्नेट की तरह से वर्क उसके बाद भी करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये परमानेंट मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर इनको अप्लाई किया जाए तो स्ट्रांगली इफेक्ट शो करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड न क्रिएट किया जाए तो भी इनके पास नेट रिजल्टेंट कुछ न कुछ अमाउंट में पक्का अवेलेबल रहेगा। मतलब इसलिए इनको हम परमानेंट मैग्नेटिक का नाम दे रहे हैं। इसमें देखो आयरन का नाम आ सकता है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें आखिर में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करते हैं। अभी इसके पहले पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात की गई थी जो वीकली अट्रैक्ट कर रहे थे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें जो एक्सटर्नली हमने अप्लाई की है तो उस केस में उनका मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ध्यान देना। इसलिए इनको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम दे रहे हैं। Fe, Ni, Co ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब ऐसे केस में देखो होता क्या है कि इन सब में एक बड़े स्पेशल केस बनती है कि जो हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता है उस पूरे क्रिस्टल में देखा जाए छोटे छोटे मैग्नेट ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल होते हैं। जैसे देखा जाए कि हमारा मान लो इतने ज़्यादा कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनमें जितने भी कह सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सबकी स्पिन एक ही डायरेक्शन में ऐसे। तो आप इनको नाम देते हैं, इसको जो हम लोग जो है डोमेन का नाम देते हैं। इसको हम डोमेन का नाम देते हैं, जो एक छोटा सा मैग्नेट की तरह से पहले से इस ऐसे सब्सटेंस में ऑलरेडी होते हैं। इनमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबकी स्पिन एक ही डायरेक्शन में होगी, पैरेलल होगी। मान लो इस फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मान लो इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, जो यहाँ पर है सपोज करो इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। मतलब जितने भी ये कर सकते हो, इस वाले देखा जाए हो सकता है कि ऐसे स्पिन कर रहे हो। तो छोटे छोटे ये पूरे मैग्नेट में पहले से ही ये बना हुआ है। लेकिन जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हो तो जितने भी ये डोमेन्स होते हैं, इस डोमेन्स में इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा नंबर होता है। आपको पता होना चाहिए ये 10⁻24 से लेकर के 27 तक के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस एक एक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। तो आपको दिख रहा है कि अभी जब तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे
तब तक इनमें क्या अनइवन ऑर्डर में इनका कह सकते हो कि इनका जो वाइब्रेशन है, इनका रोटेशन चलता रहेगा, इनका मूवमेंट चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तुरंत सब के सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में अनइवन डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, ये सबकी स्पिन पैरेलल हो जाएगी। इसलिए ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। डोमेन क्या होते हैं? ये बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। और ये मैग्नेट की तरह से वर्क क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबकी स्पिन एक ही डायरेक्शन में होती है। लेकिन नॉर्मल केस में सब अनइवन ऑर्डर में रहते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सबकी स्पिन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। इसलिए आप इनको कह सकते हो कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अब आप देखा जाए मैग्नेटिज्म के बेसिस पर, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा हम उसकी बात कर लेते हैं, ध्यान से आप देखना। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म का नाम दे देंगे। देखो नाम ही है फेरोमैग्नेटिज्म। इस केस में क्या होगा कि जितने भी डोमेन्स आते हैं, देखो ये अपनी बुक में भी एक इस तरह से एग्जाम्पल बना हुआ है। अब इसमें जितने मान लो इस डोमेन में, इस डोमेन में, ये डोमेन में, सब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में इनको ले जाओगे तो जितने भी डोमेन हैं हर डोमेन के इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ही डायरेक्शन में होगी। तो आपको देखने से लग रहा होगा चूंकि एक एक डोमेन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 मोल से बहुत ज़्यादा 10⁻24 से 27 के रेंज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इस लेवल पर इतने नंबर में इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक सिंपल सा टाइप है कि डोमेन होगा और सब के सब डोमेन की स्पिन एक ही डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड में। सेकंड नंबर पर देखा जाए, हम लोग देखा जाए दूसरी बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास देखा जाए एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का नंबर आएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब देखो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें डोमेन तो होता है, लेकिन ये डोमेन जैसे मान लो इस डोमेन का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज अगर है तो दूसरे डोमेन का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस डोमेन का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, इस पूरे के एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो सेम नंबर ऑफ डोमेन कह सकते हो, जिस डायरेक्शन में स्पिन करेंगे उतने ही नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में भी स्पिन करने लगेंगे। अब नेट रिजल्टेंट आपके सामने दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें डोमेन सिस्टम तो है, यानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, वो वाला ऑर्डर तो है, लेकिन एक एक डोमेन एक दूसरे के अपोजिट में स्पिन कर रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, और सेम नंबर ऑफ डोमेन क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे और उतने ही नंबर में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रोटेशन करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा वो जीरो आएगा, नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का स्पेशली हम इसमें नाम देते हैं। और ऐसे केस में देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है MnO है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ये MnO, ध्यान रखना ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का। अब इसके बाद देखा जाए सी नंबर पर आ जाते हैं। यहाँ पर फेरी मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं, फेरी FERRI मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सा हमारा काम यानी सब्सटेंस है। इसमें सिचुएशन क्या बनती है फेरोमैग्नेटिज्म में, जैसे यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक में क्या था, सब के सब डोमेन एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे थे। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में सेम नंबर ऑफ क्लॉकवाइज और उतने ही एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे, नेट रिजल्टेंट जीरो आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जैसे ये डोमेन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ये डोमेन क्लॉकवाइज, लेकिन ये डोमेन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे। ये डोमेन अगर क्लॉकवाइज है, ये डोमेन क्लॉकवाइज है, तो ये डोमेन हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे। क्या कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पर नेट रिजल्टेंट कुछ न कुछ अपने को मिलेगा, ध्यान रखना। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का देखा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है Fe3O4, ये ध्यान रखना आप लोग, Fe3O4 इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है। तो ऐसे मटेरियल को
अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म जितना नहीं, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जितना नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना है। यहाँ पर अट्रैक्शन तो होगा लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल और एंटी पैरेलल में जो हमारा डोमेन की स्पिन है वो अनइवन नंबर में है। जिस डायरेक्शन में ज़्यादा डोमेन स्पिन करेंगे वो मैग्नेटिक बिहेवियर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के थ्रू एराइज होगा, क्रिएट होगा। तो ये हमारा देखा जाए फेरी मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। Fe3O4 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी बात एक चीज समझाना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। जितने भी हमारे पास ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हो, चाहे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक हो या फेरी मैग्नेटिक हो, अगर इनको स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो इनका जो डोमेन सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, और डोमेन सिस्टम डिस्टर्ब होने के बाद सब के सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्पेशली Fe3O4 के रिगार्डिंग, Fe3O4 के रिगार्डिंग अगर इसको हम 850 केल्विन पर अगर इसको हीट कर दें तो अभी देखा जाए Fe3O4 हमारा क्या है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेटिज्म की तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है। लेकिन जब इसको स्ट्रांगली हीट कर दोगे 850 केल्विन पर तो अब ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यही आता है 1 नंबर का, व्हाट हैपेंस व्हेन Fe3O4 क्रिस्टल आर हीटेड एट 850 केल्विन। क्या बता दोगे? इट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये जो डोमेन सिस्टम बने होते हैं, डोमेन सिस्टम रैंडम हो जाते हैं, रैंडमाइजेशन हो जाता है डोमेन सिस्टम में, डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरी तरह से, डोमेन सिस्टम में पूरा अरेंजमेंट फील हो जाता है इनका। इसलिए ऐसे सब्सटेंस चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हो, चाहे एंटी फेरो हो, चाहे फेरी मैग्नेटिक हो, अगर इनको एक स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर दे दिया जाए, हीट कर दिया जाए, इनका मैग्नेटिक इफेक्ट सब के सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि डोमेन सिस्टम रैंडमाइज हो जाएगा, डोमेन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी तरह से एक तरह से खत्म हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप में इंडिविजुअल हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग पैरेलल स्पिन जो डोमेन कॉन्सेप्ट है वो नहीं रह जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। कहने का मतलब मेरा ये, अब हर मटेरियल को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो ऐसा नहीं कि हर मटेरियल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी, कुछ कम टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, कुछ और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो जिस टेम्परेचर के बाद कोई भी हमारा फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरो या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में चेंज होगा, उसको हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर का नाम दिया जाता है। स्पेशली नाम है क्यूरी, मतलब आफ्टर दिस टेम्परेचर एवरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि डोमेन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐसे केस में, चाहे वह मटेरियल फेरोमैग्नेटिक हो, चाहे एंटी फेरोमैग्नेटिक हो, या हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो। बस अपने को इतना सब कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना था। अब अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। सॉलिड स्टेट कंप्लीट है 100%। पूरे वीडियो आपके लिए बड़े काम के हैं 100%, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। पूरे क्वेश्चन कवर होंगे नोट्स से, वीडियो से। आप अच्छी तरह से देखो, नोट्स पढ़िए, और इसके बाद जब अगला वीडियो हमारा स्टार्ट होगा, अब जो अगला टॉपिक हमारा चलेगा वो सॉल्यूशन चैप्टर के वीडियोस बनेंगे, और सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड होंगे। और आप लोग फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से करना, और अपने को बोर्ड के 4 मार्क्स 100% लेने हैं। अगर इतना आप अच्छे से कर लो तो मेरी गारंटी है कि आप 100% 4 मार्क्स जरूर अचीव करोगे। थैंक यू।